वेलकम मेरे दोस्तों। ये किताब इतनी डार्क है कि कई लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो इसे पूरा सुन लेते हैं वो इंसानों को पहले जैसा नहीं देखते। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? कोई जंगल, कोई जंग का मैदान, या कोई अंधेरा कमरा जिसमें कोई कातिल छिपा बैठा हो? नहीं, सबसे खतरनाक जगह है एक इंसान का दिमाग, जो भीतर से टूट चुका हो पर बाहर से मुस्कुरा रहा हो। एक ऐसा इंसान जो आपकी आंखों में देखते हुए झूठ बोले और आपका दिल पढ़ते हुए आपको मैनिपुलेट करे। एक ऐसा इंसान जो दर्द महसूस ही नहीं करता, और एक ऐसा इंसान जिसे ये तक नहीं पता कि गलत नाम की कोई चीज भी होती है। कभी सोचा है कि साइकोपाथ्स को नींद कैसे आती है, या फिर वे अपने किए हुए गुनाहों को याद करके डरते क्यों नहीं? जब पूरी दुनिया उन्हें राक्षस कहती है तो क्या उनके अंदर कोई आवाज नहीं उठती? क्या उनके भीतर कोई खालीपन है, या फिर भीतर कोई अलग ही ब्रह्मांड है जहां दुख, प्यार, पछतावा सबका कोई मतलब नहीं? यही सवाल क्रिस्टोफर बेरीडी पूछते हैं, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो केवल किताबों से नहीं बल्कि कातिलों की आंखों में देखकर सच्चाई निकालते हैं। इस किताब का नाम है टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस, बियॉन्ड इविल, लिखी हुई क्रिस्टोफर बेरीडी द्वारा। और यह किताब हमें सिर्फ अपराध नहीं दिखाती, ये दिखाती है मानव मन की वो गहराई जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है। नॉर्मल लोग दुनिया को भावनाओं, रिश्तों, सही गलत के लेंस से देखते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स वे दुनिया को चेस बोर्ड की तरह देखते हैं, जहां हर इंसान सिर्फ एक मोहरा है और वे खुद खेल का मालिक। बेरीडी इस किताब के जरिए हमें यह समझाना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही अंधेरे के साथ आते हैं, क्यों कुछ दिमाग एम्पैथी से खाली होते हैं, और क्या एक इंसान सच में ईविल बनता है या वह बनाया जाता है। यह किताब क्राइम की कहानी नहीं, इंसानियत के सवालों की कहानी है। और अब चलिए हम उसी अंधेरे रास्ते पर कदम रखते हैं जहां से पूरी किताब शुरू होती है, धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए। क्या बुराई पैदा होती है या बनाई जाती है? बेरीडी शुरुआत में हमें एक सिंपल पर डरावना एहसास करवाते हैं कि साइकोपाथ्स सिर्फ हॉरर फिल्मों के किरदार नहीं होते, वे हमारे आसपास होते हैं। कोई चार्मिंग कॉलीग, कोई सेडक्टिव स्ट्रेंजर, कोई नेबर, कोई बिजनेसमैन या कोई रिश्तेदार। वे दिखते एकदम नॉर्मल हैं, और शायद यही सबसे बड़ा धोखा है। लेखक जेलों में घूमते हैं, कातिलों से बात करते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी सांसें सुनते हैं। वे कहते हैं हर साइकोपैथ के अंदर एक अलग कहानी है, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन होती है, इमोशन का वैक्यूम, एक गहरा खालीपन। ये एम्प्टी स्पेस कैसे बनती है, ये समझने के लिए लेखक हमें इंसानी दिमाग के अंधे गलियारों में ले जाते हैं। द मास्क ऑफ सैनिटी। इमेजिन कीजिए, वो एक इंसान आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, उसकी बातें स्मूथ हैं, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, वह चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है और जानता है कि आपको कैसे कंफर्ट में रखना है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट सिर्फ एक बात छिपा रही है, उसके भीतर कोई इमोशन नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में दो साइकाइट्रिस्ट्स ने साइकोपाथ्स के व्यवहार पर रिसर्च की। उन्होंने पता लगाया कि ऐसे लोग पागल नहीं होते, बल्कि वे परफेक्टली सेन होते हैं, बस बिना कॉन्शियंस के। वे जानते हैं कि मर्डर गलत है, लेकिन महसूस नहीं करते कि यह गलत है। बेरीडी कहते हैं साइकोपाथ्स सफर फ्रॉम ए मॉरल ब्लाइंडनेस। यह ब्लाइंडनेस कैसे बनती है, यहां से कहानी गहराई में उतरती है। बेरीडी कई कुख्यात साइकोपाथ से बातचीत साझा करते हैं। एक साइकोपैथ ने उनसे हंसते हुए कहा, मर्डर इज लाइक स्विचिंग ऑफ अ लाइट, बस एक क्लिक और सब खत्म। इसमें इतना ड्रामा ही क्यों? सोचिए, एक इंसान जिसकी आवाज में मर्डर एक बिजली का स्विच लगने जैसा लगे, उसके दिमाग में भावनाएं किस स्तर पर मरी पड़ी होंगी। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग दर्द नहीं समझते, वे उसी तरह ऑपरेट करते हैं जैसे एआई को इमोशन समझ नहीं आता। बस वैसे ही साइकोपाथ्स को लॉजिक, अपॉर्चुनिटी और कंट्रोल समझ नहीं आता। हिटलर एक क्लासिक साइकोपाथ ट्रेट्स वाला कैरेक्टर माना जाता है। इमेंस चार्म, मैनिपुलेशन, जीरो एम्पैथी, हाई कंट्रोल नीड, यानी अत्यधिक आकर्षण, हेरफेर, शून्य सहानुभूति, उच्च नियंत्रण की आवश्यकता।
उसने करोड़ों लोगों को मौत दी, लेकिन उसके प्राइवेट लेटर्स बताते हैं कि उसे किसी भी मौत से कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ एक मिशन था, पावर। साइकोपैथी कैसे मास लेवल डिस्ट्रक्शन ला सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी कहानी है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब ब्रेन का एमिगडाला, फियर प्लस एम्पैथी सेंटर अंडर डेवलप्ड हो जाता है तो इंसान को रिग्रेट, गिल्ट, फियर कुछ महसूस नहीं होता। कभी सोचा है कि एम्पैथी सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, और कुछ वायरिंग शुरू से ही मिसिंग होती है। यही वायरिंग की कमी साइकोपैथ्स में पाई जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसे लोग जन्म से ऐसे होते हैं या दुनिया उन्हें बनाती है? बेरी डी कहते हैं, सच बीच में होता है। कुछ लोग जन्म से ही इमोशनल ब्लाइंडनेस लेकर आते हैं, कुछ बचपन के ट्रॉमा, हिंसा, निग्लेक्ट से बनते हैं। लेकिन इम्पैक्ट ये है कि साइकोपैथ्स को पहचानना मुश्किल है। वे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वे लोगों को आसानी से मैनिपुलेट करते हैं, वे रिलेशनशिप्स को डैमेज कर देते हैं और कई बार बिना पछतावे के क्राइम्स कर बैठते हैं। यहां एक सवाल उठता है, अगर एम्पैथी ही इंसानियत की नींव है तो एम्पैथी के बिना इंसान क्या है? एक बायोलॉजिकल मशीन या ईविल का एक इवॉल्व्ड रूप? बेरी डी कहते हैं, हर साइकोपैथ हमें चैलेंज करता है कि मनुष्य शब्द का असली मतलब क्या है। लेखक इनडायरेक्टली हमें सिखाते हैं, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचानने की क्षमता सीखें जो चार्म से आपको मैनिपुलेट करते हो, जो गिल्ट कभी महसूस न करते हो, जो आपकी बाउंड्रीज के लिए जीरो रिस्पेक्ट रखते हो, जो हमेशा कंट्रोल चाहते हो, जो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो और जिनकी एम्पैथी सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। हमने देखा कि साइकोपैथ्स के पास एक मास्क ऑफ सैनिटी होता है, एक ऐसी परत जो उन्हें इस दुनिया में आसानी से घुलने मिलने देती है। लेकिन अब असली बात यह है, जब यह मास्क इतना फ्लॉलेस है तो क्या ऐसे लोग हमें आसानी से धोखा दे सकते हैं? क्या वे प्यार कर सकते हैं? क्या वे दोस्त बन सकते हैं? या क्या ये सब सिर्फ एक खेल है? और अगर ये खेल है तो उसके नियम क्या हैं? कौन से मूव्स पहले आते हैं? कौन से ट्रैप्स सबसे कॉमन हैं? और एक नॉर्मल इंसान कैसे इन ट्रैप्स में फंस जाता है? अब हम उसी गेम बोर्ड में उतरेंगे जहां साइकोपैथ्स रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट और इमोशंस को जोड़ तोड़ कर ऑपरेट करते हैं। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, कहानी और स्याह होती जाती है। बेरी डी सिंपल लेकिन चिलिंग ट्रूथ बात बताते हैं। साइकोपैथ्स सबसे पहले आपको अच्छा इंसान लगेंगे। वे डेंजरस इसलिए नहीं कि वे डराते हैं, वे डेंजरस इसलिए हैं कि वे पसंद आते हैं। उनका आकर्षण कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली डिजाइंड इमोशनल वेपन है। ऐसा वेपन जिसे वे बचपन से शार्पन करते आए हैं। क्यों साइकोपैथ्स इतने चार्मिंग होते हैं? क्योंकि आकर्षण उनके लिए सर्वाइवल स्किल है। साइकोपैथ्स के पास एम्पैथी नहीं होती, गिल्ट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, तो उन्हें सोसाइटी में चलने के लिए एक टूल चाहिए। उनका टूल है तेज दिमाग, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, फियरलेस ऑरा, सुपर फास्ट ऑब्जर्वेशन और सबसे बढ़कर मिररिंग। आपकी पर्सनैलिटी को आपको ही वापस दिखाकर आपका ट्रस्ट जीतना। उनके आकर्षण को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके दिमाग की वायरिंग समझनी होगी। न्यूरो रिसर्चर केंट कील ने साइकोपैथ्स के दिमाग को एमआरआई में ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि अमिगडाला 18 से 20% छोटा होता है, फियर रिस्पॉन्स बहुत कमजोर, इमोशनल डिसीजन मेकिंग लगभग जीरो और रिवॉर्ड सिस्टम हाइपर एक्टिव। मतलब यह हुआ, साइकोपैथ्स जोखिमों से नहीं डरते, उन्हें सिर्फ फायदा दिखता है, नुकसान नहीं। अब सोचिए, जिसे डर, गिल्ट या एम्पैथी महसूस ही नहीं होता, ऐसा इंसान आकर्षण को एक हथियार क्यों नहीं बनाएगा? अब आते हैं बुक के ऐसे मोड पर जहां आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बेरी डी रियल साइकोपैथ्स से हुए अपने एनकाउंटर शेयर करते हैं। एक मर्डरर था, जेम्स। जब बेरी डी उससे पहली बार मिले तो जेम्स ने बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल हैंडशेक किया। मुस्कान, परफेक्ट पॉस्चर, कॉन्फिडेंट आवाज, स्मूथ। 1 मिनट के अंदर आपको लगेगा, यार ये तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। लेकिन जेम्स पर आरोप था 7 लोगों की हत्या का। जब लेखक ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने जवाब दिया, डर वो तो आप जैसे लोगों के लिए होता है, मैं बस काम पूरा करता हूं। ये लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।
क्योंकि आकर्षण का असली रूप वही है, एक ऐसा पर्दा जो भीतर छुपे हुए मॉन्स्टर को छिपाता है। टेड बंडी को दुनिया सीरियल किलर के रूप में जानती है, लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट्स उसे द मोस्ट चार्मिंग मॉन्स्टर यानी आकर्षक राक्षस कहते हैं। हैंडसम, लॉ स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट स्माइल लड़कियां कहती थीं। वह तो मॉडल लगते हैं, लेकिन यही आकर्षण उसका हथियार था। वह अच्छे से बात करता, लोगों को कंफर्ट देता, और फिर अचानक चाकू, हथौड़ा और मौत। साइकोपैथी का सबसे डरावना रूप यह है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करें ताकि वे आपको कंट्रोल कर सकें। साइकोपैथ्स हमेशा किलर्स नहीं होते, कुछ बिजनेस सूट्स में छिपे होते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर एक में से 5 एग्जीक्यूटिव्स में साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं। वे कंपनीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो आकर्षण की वजह से क्विकली प्रमोट हो जाते हैं। क्यों? फियरलेस डिसीजन मेकिंग, फेक कॉन्फिडेंस, शून्य भावनात्मक हिचकिचाहट, उच्च हेरफेर, तकतीकीय संबंध। क्या आपको कभी कोई बॉस मिला है जो इतना आकर्षक था कि कोई उसकी तारीफें कर करके नहीं थकता था, लेकिन आप उसके सामने असहज महसूस करते थे? हो सकता है आपने एक साइकोपैथ को क्रॉस किया हो। अब जब आकर्षण इतना डेंजरस वेपन है, तो सवाल यह उठता है, हम आकर्षण और मैनिपुलेशन में फर्क कैसे करें? हम रियल फीलिंग्स और फेक इमोशंस कैसे पहचानें? क्योंकि साइकोपैथ्स हमें यही इमोशनल ब्लाइंडनेस दे जाते हैं। आज की दुनिया चार्म को स्किल मानती है, लेकिन साइकोपैथिक चार्म वो स्किल नहीं, वो ट्रैप है। और यहीं से हमारी कहानी अगले हिस्से में जाती है। आकर्षण सिर्फ शुरुआत है। साइकोपैथ का असली खेल आकर्षण के बाद शुरू होता है, जब वह आपको पढ़ना शुरू करता है, आपके डर, आपकी कमजोरियां, आपकी ज़रूरतें, आपकी लोनलीनेस, हर चीज़ को नोट करता है। वह आकर्षण से आपको आकर्षित करता है, लेकिन मैनिपुलेशन से आपको पकड़ता है। अब हम उतरेंगे उस दुनिया में जहां साइकोपैथ्स लोगों को इमोशनली ट्रैप करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उनके हर मूव के पीछे एक कैलकुलेशन होती है, जहां हम देखेंगे कि साइकोपैथ आपके दिमाग में कैसे घुसता है, आपके विचारों को कैसे मोड़ता है, आपके डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करता है। आकर्षण तो बस एक सॉफ्ट नॉक थी। अब शुरू होती है उनका असली खेल, मैनिपुलेशन। यह वो स्टेज है जहां साइकोपैथ कोई तेज आवाज नहीं करता, कोई गुस्सा नहीं दिखाता, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाता। वह बस आपकी ही बातों, आपकी ही जरूरतों, आपकी ही आदतों का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल पपेटियर जो आपके मन के धागों से खेलता है। अब हम उसी डार्क साइकोलॉजी में उतरते हैं जहां इंसान अपने विचारों का मालिक नहीं रहता और साइकोपैथ उसका नया रिमोट कंट्रोल बन जाता है। बेरिडी बताते हैं, साइकोपैथ्स फील नथिंग बट दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। यानी साइकोपैथ्स कुछ भी महसूस नहीं करते, लेकिन वे सब कुछ देखते हैं। वे इमोशंस नहीं समझते, लेकिन इमोशंस को मिमिक कर सकते हैं। वे गिल्ट नहीं महसूस करते, लेकिन गिल्ट क्रिएट कर सकते हैं। वे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन प्यार जैसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। उनके पास एक टूल किट होती है, और ये टूल किट दुनिया को उनके हिसाब से मोड़ने के लिए तैयार रहती है। साइकोपैथ का दिमाग कंट्रोल चाहता है। कंट्रोल उनके लिए ऑक्सीजन है। कंट्रोल उन्हें अलाइव महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर इमोशंस का वैक्यूम होता है, तो उन्हें थ्रिल, एक्साइटमेंट और डोमिनेंस की जरूरत लगातार होती है। यह डोमिनेंस ही मैनिपुलेशन को जन्म देती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार साइकोपैथ्स रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर में, हाई फियर रिस्पॉन्स में, लो पनिशमेंट से नहीं डरते, थ्रिल के लिए रिस्क लेते हैं। मतलब आपका माइंड कंट्रोल करना उनके लिए एंटरटेनमेंट है और कभी कभी सर्वाइवल भी। अब हम देखते हैं कि वे मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। मिररिंग सबसे डेंजरस मेथड है। साइकोपैथ आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी बातें, आपके बिलीव्स, आपका पेन, आपकी कहानी, और फिर आपकी ही कॉपी बन जाता है। आपको लगता है ये इंसान मेरी लैंग्वेज बोलता है, ये मुझे किसी और से ज्यादा समझता है, ये मेरे जैसा ही है, लेकिन असल में वह सिर्फ एक ब्लैंक मिरर है जिसमें आपकी ही छवि दिख रही है। एक महिला ने बताया, उसका बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और परफेक्ट था कि उसे लगा मुझे आखिरकार मेरा सोलमेट मिल गया।
लेकिन धीरे धीरे पता चला वह सभी बातें दोहराता था जो पहले उसने उसे बताई थी। मुझे नेचर पसंद है, मुझे भी नेचर पसंद है, मुझे बचपन में पेन मिला, मुझे भी। वह उसके लिए परफेक्ट कॉपी बन गया था ताकि वह उस पर डिपेंड हो जाए, और डिपेंड होने के बाद मैनिपुलेशन शुरू। साइकोपैथ्स जानबूझकर आपको ओवरडोज देते हैं, अटेंशन की, प्रेज की, अफेक्शन की, टाइम की। यह स्टेज डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी के खाली हिस्से भरने लगते हैं और इंसान वहां ट्रैप होता है जहां उसे प्यार मिलने लगता है। लेकिन यह प्यार नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है जिसका पेमेंट बाद में लेना है। बंडी पहले विक्टिम को कंफर्ट देता, फिर उसकी हेल्प मांगता, फिर उसके साथ थोड़ी वल्नरेबिलिटी शेयर करता। विक्टिम को लगता ये अच्छे इंसान हैं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ट्रस्ट ही सबसे पहला जाल है। साइकोपैथ आपको कंफ्यूजन में डालता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, तुम्हें गलत फहमी हुई है। धीरे धीरे इंसान अपनी ही मेमोरी पर भरोसा खो देता है और यहीं से साइकोपैथ का कंट्रोल शुरू होता है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को इतना मैनिपुलेट किया कि उसे लगा कि वह मेंटल इलनेस विकसित कर रही है। वह डेली छोटी छोटी बातें डिनाई करता था और फिर उसे कहता, तुम्हें समझ एक दिन आएगी। वह इतना कंफ्यूज्ड हो गई कि खुद पर भरोसा टूटने लगा। साइकोपैथ्स का सबसे खतरनाक हथियार है आपकी रियलिटी को ओवरराइड करना। साइकोपैथ्स अक्सर किसी तीसरे व्यक्ति को इक्वेशन में ला देते हैं ताकि जेलसी, इनसिक्योरिटी या कंपटीशन क्रिएट हो। वो मुझसे बेटर समझती है, उसने मुझे कहा कि तुम गलत हो। आपकी इनसिक्योरिटी उनकी ऊर्जा बन जाती है। साइकोपैथ्स लॉजिक नहीं यूज करते, वे आपके इमोशंस को हथियार बनाते हैं। गिल्ट, फियर, ऑब्लिगेशन, शेम। क्योंकि उन्हें खुद ये इमोशंस महसूस नहीं होते तो वे दूसरों के इमोशंस को टूल्स की तरह यूज करते हैं। तो अब सवाल यह है कि साइकोपैथ्स इतनी आसानी से मैनिपुलेट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि नॉर्मल इंसान इमोशन से ऑपरेट करता है, साइकोपैथ्स कैलकुलेशन से। नॉर्मल इंसान ट्रस्ट करता है, साइकोपैथ उस ट्रस्ट को अपने हिसाब से शेप करता है। नॉर्मल इंसान प्यार महसूस करता है, साइकोपैथ प्यार का इल्यूजन क्रिएट करता है। नॉर्मल इंसान बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, साइकोपैथ बाउंड्रीज को चैलेंज समझता है। रिजल्ट, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम कमजोर हो जाती है, आपकी रियलिटी अनसर्टन हो जाती है, आप डिपेंडेंसी की चेन में फंस जाते हैं और साइकोपैथ आपको इमोशनलेस रिमोट कंट्रोल की तरह चलाने लगता है। यह सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, कॉर्पोरेट, फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स, फैमिली, हर जगह होता है। अब एक सवाल, क्या इस मैनिपुलेशन से निकलना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे? अब असली अंधेरा यहीं से शुरू होता है जहां मैनिपुलेशन सिर्फ माइंड गेम नहीं रहता, वह आपकी आइडेंटिटी पर हमला बन जाता है। बेरी डी कहते हैं, साइकोपैथ्स की पकड़ियत से निकलना उनके जाल में फंसने से भी कई गुना खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप उनके बनाए हुए इल्यूजन को तोड़ने लगते हैं तो वे दो काम करते हैं, या तो आपको वापस खींचने की कोशिश या आपको बर्बाद करने की कोशिश। साइकोपैथ्स को कंट्रोल चाहिए और कंट्रोल खोने का मतलब उनके लिए आइडेंटिटी खोना है। तो जरा सोचिए, जब आप उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर गिल्ट नहीं, एम्पैथी नहीं, रिग्रेट नहीं, वह आपको कैसे जाने देगा? साइकोपैथ का पहला मूव होता है हुवरिंग, आपको वैक्यूम क्लीनर की तरह वापस खींचना। कैसे? मैं बदल गया हूं, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अचानक आपसे स्वीट बातें, अचानक गिफ्ट्स, अचानक केयर। लेकिन यह प्यार नहीं, यह पैनिक होता है, क्योंकि उनका फेवरेट टॉय आप उनके हाथ से छूट रहा होता है। एक महिला ने कहा, वह मुझे मारता था, इंसल्ट करता था, कंट्रोल करता था, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह मेरे घर के बाहर फ्लावर्स लेकर कड्डिड आता था, जैसे कोई मूवी का हीरो। लेकिन यह हीरो नहीं था, यह मैनिपुलेशन का आखिरी तीर था। अगर हुवरिंग फेल होता है तो साइकोपैथ अपना अगला हथियार निकालता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। वे लोगों से कहते हैं वह अनस्टेबल है, वह झूठ बोलती है, वह टॉक्सिक है, वह मेंटल है। और आश्चर्य की बात, लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि साइकोपैथ्स
चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और विक्टिम्स टूटे हुए दिखते हैं। विक्टिम बोलता है, लोग डाउट करते हैं। साइकोपैथ बोलता है, लोग बिलीव करते हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक आयरनी है। वाई लिविंग इज सो हार्ड? साइकोपैथ से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसने आपके दिमाग में 3 चीजें लगा दी होती हैं। 1. कंफ्यूजन। क्या शायद वह इतना बुरा भी नहीं? शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, शायद उसने सच में चेंज कर लिया हो। साइकोपैथ्स अपने विक्टिम्स को हमेशा बाकी लोगों के मुकाबले कमजोर, कंफ्यूज्ड और डिपेंडेंट बना देते हैं। 2. ट्रॉमा बॉन्ड। जब प्यार और दर्द एक साइकिल में मिले तो दिमाग उसे एडिक्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। एक हग, फिर इंसल्ट, एक कॉम्प्लीमेंट, फिर ह्यूमिलिएशन, एक डेट, फिर मैनिपुलेशन। ये इमोशनल रोलर कोस्टर दिमाग में एक केमिकल बॉन्ड बना देता है जिससे निकलना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी नशे से। 3. लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लगातार गैसलाइटिंग प्लस ब्लेम प्लस कंट्रोल। एक पॉइंट पर इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। उसे लगता है शायद मैं बच ही नहीं सकता, और यही साइकोपैथ की जीत होती है। क्या इससे निकलना मुमकिन है? हाँ, लेकिन आसान नहीं। और बैरी डी कहते हैं, साइकोपैथ्स से लड़ाई तलवार से नहीं, डिस्टेंस से जीती जाती है। पर कैसे? स्टेप 1, नो कॉन्टैक्ट। पूरी तरह कट ऑफ। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं। क्योंकि साइकोपैथ क्लोजर नहीं देता, कंट्रोल देता है। आप जितना एक्सप्लेन करेंगे वे उतना ट्विस्ट करेंगे। स्टेप 2, इमोशनल डिटॉक्स। आपको वापस सीखना होता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ, क्योंकि साइकोपैथ ने यह सब सिस्टमैटिकली तोड़ा होता है। स्टेप 3, रियलिटी चेक। आपको बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा वह बदल नहीं सकता, वह सॉरी महसूस नहीं करता, वह कैरेक्टर नहीं, कैलकुलेशन है। स्टेप 4, सपोर्ट सिस्टम। साइकोपैथ्स विक्टिम्स को अकेला करते हैं, इसलिए बाहर का समर्थन सबसे बड़ा हथियार है। परिवार, दोस्त, कम्युनिटी, थेरेपिस्ट्स, जर्नलिंग, अवेयरनेस, ये सब रियलिटी वापस बनाने में मदद करते हैं। लेकिन यहां गहरी सच्चाई है, साइकोपैथ से निकलना सिर्फ किसी इंसान से निकलना नहीं है, ये अपने उस वर्जन से निकलना है जिसे उसने डिस्ट्रॉय किया था। ये अपनी शैटर्ड आइडेंटिटी को उठाकर नए सिरों पर जोड़ने जैसा है। और ये हीलिंग इस किताब की सबसे पेनफुल लेकिन सबसे एम्पावरिंग रियलिटी है। जब इंसान साइकोपैथ के जाल से बाहर आता है तो दुनिया को नए लेंस से देखता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि डार्कनेस सिर्फ बाहर नहीं, कई बार बहुत खूबसूरत चेहरों के पीछे छिपी होती है। साइकोपैथ्स जिंदगी को गेम समझते हैं। उनके लिए हर रिश्ता एक स्ट्रैटेजी है, हर इंसान एक मोहरा और हर फीलिंग सिर्फ एक इल्यूजन। लेकिन दुनिया का सबसे काबिल खिलाड़ी भी एक दिन गलती करता है, एक दिन उसका मास्क फिसलता है। और जब साइकोपैथ का मास्क टूटता है, वो किसी खिड़की के शीशे की तरह नहीं, पूरी इमारत की तरह टूटता है। बैरी डी कहते हैं, साइकोपैथ शायद ही कभी गिरते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो वे पूरी तरह से बिखर जाते हैं। साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी इनविजिबिलिटी। लोग उन्हें गुड गाय, चार्मिंग, स्मार्ट, फनी समझते हैं, लेकिन जब मैनिपुलेशन, लाइज, चीटिंग, वायलेंस, गैस लाइटिंग सब धीरे धीरे जुड़ते हैं तो एक दिन कोई उन्हें पढ़ लेता है। वह दिन साइकोपैथ के लिए खतरे की घंटी होता है। एक्सपोजर, यानी उनकी इनविजिबल पावर विजिबल हो जाती है। और साइकोपैथ्स सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं। लेकिन डर कैसा? वह डर नहीं जो नॉर्मल इंसान महसूस करता है। उनका डर ईगो का डर होता है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो एक्सपोजर पर वे क्या करते हैं? 1, डिनाइल, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैं विक्टिम हूं। 2, रेज बट कंट्रोल्ड। साइकोपैथ्स में रियल एंगर नहीं होता, वह स्ट्रैटेजी एंगर होता है। मकसद डराना, गिल्ट देना, कंफ्यूज करना। 3, ब्लेम शिफ्ट। यह सब मेरी वजह से नहीं है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इस ब्लेम शिफ्ट में वे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कई लोग खुद अपनी ही आंखों पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन जब एक्सपोजर पूरा होता है, यानी सब कुछ खुल जाता है, तब साइकोपैथ्स के दिमाग में एक नई फायर जलती है, नार्सिसिस्टिक इंजरी। जब उनका अहंकार घायल होता है, यह साइकोपैथ के लाइफ का सबसे टॉक्सिक मोड है।
क्योंकि वो पहली बार रियलाइज करता है कि उसका कंट्रोल टूट रहा है। यह इंजरी उन्हें दो एक्सट्रीम रास्तों पर ले जाती है। पहला, कोल्ड विथड्रॉल, वे अचानक गायब हो जाते हैं। कॉल बंद, मैसेजेस सीन बट नो रिप्लाई। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने ईगो को साइलेंट बिन से प्रोटेक्ट करते हैं। उनका साइलेंस उनकी रिवेंज होती है। दूसरा, डिस्ट्रक्टिव अटैक, वे विक्टिम को इमोशनली, सोशली, मेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। रूमर्स, लाइज, फेक स्टोरीज, कैरेक्टर असैसिनेशन, लीगल थ्रेट्स, इमोशनल ब्लैकमेल, यह उनकी लास्ट बैटल फॉर कंट्रोल होती है। लेकिन इस बैटल में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। तीसरा, इंटरनल कोलैप्स, उनका अंदरूनी वैक्यूम फटता है। साइकोपैथ्स इमोशन से खाली होते हैं लेकिन ईगो से भरे होते हैं। और जब उनका ईगो क्रैश होती है तो उनके भीतर एक तरह का खाली ब्लैक होल बनता है। बेरी डी लिखते हैं, साइकोपैथ का कोलैप्स कभी भी सैडनेस या गिल्ट से नहीं आता, वह बोर्डम और लॉस ऑफ कंट्रोल से आता है। वे फील नहीं करते, लेकिन जब उनका खेल टूट जाता है तो उनका दिमाग केमिकल विथड्रॉल में चला जाता है। क्या महसूस करते हैं वे? भारी बोर्डम, इंटेंस रेस्टलेसनेस, माइंड रेसिंग, थ्रिल की कमी, कंट्रोल खोने की बेचैनी, न्यू टारगेट की अर्जेंट तलाश। वे नॉस्टैल्जिया या गिल्ट नहीं महसूस करते। वे सिर्फ एक चीज महसूस करते हैं, खेल खत्म हो गया है। और साइकोपैथ के लिए गेम ओवर मरने से भी बुरा होता है। चौथा, रिप्लेसमेंट, नया शिकार तलाशना। साइकोपैथ्स रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, वे सप्लाईज बनाते हैं। और जब एक सप्लाई खत्म हो जाती है वे तुरंत नई तलाशते हैं। न्यू पर्सन चक न्यू टॉय, न्यू टॉय इक्वल्स न्यू कंट्रोल, न्यू कंट्रोल इक्वल्स न्यू थ्रिल। इसलिए साइकोपैथ्स कभी सिंगल नहीं रहते, वे अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें अपनी खालीपन को किसी पर डालना होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एक बहुत डार्क ट्विस्ट। वे नए शिकार को सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि पुराना अब समझदार हो चुका है। यानी उनकी नजर में आप यूजफुल नहीं रहे। यह रियलाइजेशन विक्टिम्स को बहुत चोट देता है, लेकिन यह सच्चाई भी उन्हें मुक्त करती है। पांचवां, द एंड गेम, साइकोपैथ का अंतिम रूप। अब कहानी के आखिरी और सबसे चिलिंग हिस्से पर आते हैं कि साइकोपैथ का अंत कैसा होता है। बेरी डी कहते हैं कि साइकोपैथ्स गिल्ट नहीं महसूस करते, याद नहीं करते, रिग्रेट नहीं करते, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो उनके लाइफ का अंतिम ट्रूथ क्या है? वे वही बनकर रहते हैं जो वे शुरू से थे। मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन, रिप्लेसमेंट, यह साइकिल मौत तक चलती है। साइकोपैथ्स कभी चेंज नहीं होते, कभी फील नहीं करते, कभी सीखते नहीं, कभी समझते नहीं। वे सिर्फ रिपीट करते हैं। और यही वजह है कि ये इंसानी दिमाग का सबसे डरावना रूप है। अब हम किताब के सबसे इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ उपयोगी बात को जाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ साइकोपैथ बिफोर दे एंटर योर लाइफ। यानी किसी साइकोपैथ को अपने जीवन में आने से पहले कैसे पहचानें, कौन सी रेड फ्लैग्स, कौन सा बिहेवियर पैटर्न, कौन सी सटल साइंस, कौन सी छोटी छोटी बातें जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान चार्मिंग नहीं डेंजरस है। साइकोपैथ से बचने का सबसे पहला नियम है उन्हें पहचानना। पहले, इससे पहले कि वे आपको पहचाने, क्योंकि साइकोपैथ हमेशा सबसे पहले आपको पढ़ता है। और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि आप उसके लिए राइट टारगेट हो तो फिर खेल शुरू। लेकिन कैसे जाने कि सामने वाला इंसान चार्मिंग है या चार्मिंग मॉन्स्टर? बेरी डी इस किताब में बताते हैं कि साइकोपैथ्स की पहचान सीधी नहीं होती। वे मास्क पहनते हैं, परफेक्ट मास्क, लेकिन मास्क में कुछ हेयरलाइन क्रैक्स हमेशा होते हैं। अब हम देखते हैं वही क्रैक्स, वही साइंस, वही रेड फ्लैग्स जो साइकोपैथ को उसके मास्क के पीछे से पकड़ लेते हैं, जिसे हम कुछ ऐसे समझते हैं। पहला रेड फ्लैग यानी टू मच टू सून, अचानक परफेक्ट बन जाना। जब कोई इंसान शुरुआत में ही आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे, आपकी हर बात पर अग्री करे, आपको किसी खास इंसान की तरह ट्रीट करे, आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करे, 1 से 2 दिनों में ही तुम मेरे लिए स्पेशल हो बोल दे, तो यह प्यार नहीं, टारगेटिंग है। साइकोपैथ्स समय नहीं लेते, वे तेजी से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जल्दी ट्रस्ट बनता है तो जल्दी कंट्रोल मिलता है।
नॉर्मल इंसान कनेक्शन बिल्ड करता है, साइकोपाथ कनेक्शन मैन्युफैक्चर करता है। दूसरा रेड फ्लैग यानी आकर्षण की अति। वह हर किसी को इंप्रेस क्यों करना चाहता है? आकर्षण कोई स्किल नहीं, उनके लिए सर्वाइवल है। परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट पोस्चर, स्मूथ बातें, कैलकुलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स, रिस्पेक्टफुल लेकिन मैनिपुलेटिव टोन। अगर कोई इंसान हर जगह आकर्षण डाल रहा है, हर किसी को इंप्रेस कर रहा है, हर कमरे में स्पॉटलाइट चुरा लेता है, तो यह कोइंसिडेंस नहीं, यही उनका प्राइमरी वेपन होता है। रियल चार्म एफर्टलेस होता है, साइकोपैथिक चार्म रिहर्स्ड होता है। तीसरा रेड फ्लैग यानी जीरो इमोशनल रिएक्टिविटी। दर्द पर कोई रिएक्शन नहीं। साइकोपैथ को चोट लगी, कोई रिएक्शन नहीं। आप रोए, वह ऑब्जर्व करेगा, फील नहीं करेगा। आपने किसी दर्दनाक मेमोरी बताई, उसकी आंखों में कोई वार्मथ नहीं। वह कहेगा ओह दैट्स सैड, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं होगा। इमोशन मिमिक कर सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। उनकी आंखों में एक कोल्डनेस होती है, जैसे अंदर कोई लाइट नहीं। चौथा रेड फ्लैग टू मेनी स्टोरीज नो प्रूफ। साइकोपैथ अक्सर अपने बारे में एग्जैजरेट करता है। मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, सबने मुझे बिट्रे किया, मेरी एक्स क्रेजी थी, मेरा फैमिली टॉक्सिक है, लोग मुझे समझ नहीं पाते, मैं बहुत मिसअंडरस्टूड इंसान हूं। लेकिन उसकी कोई भी स्टोरी में क्लियर डिटेल्स नहीं, कंसिस्टेंट फैक्ट्स नहीं, टाइमलाइन मैच नहीं, इमोशन जीरो, और हर स्टोरी में वो विक्टिम होता है। ये सबसे बड़ा साइन है। नॉर्मल इंसान कभी कभी विक्टिम होता है, साइकोपाथ हर कहानी में विक्टिम होता है। पांचवां रेड फ्लैग सडन साइलेंस, डिसअपियर हो जाना बिना रीजन। साइकोपैथ्स वैनिश करते हैं और फिर लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिसअपियरेंस उनके माइंड गेम का हिस्सा है। आपको एंग्शियस करने के लिए, आप पर पावर टेस्ट करने के लिए, आपकी रिएक्शन मेजर करने के लिए, और फिर वापस आकर कंट्रोल बढ़ाने के लिए। नॉर्मल इंसान एक्सप्लेन करता है, साइकोपैथ मैनिपुलेट करता है। छठा रेड फ्लैग बाउंड्री वायोलेशन। न सुन नहीं पाना, आपने कहा मुझे यह पसंद नहीं, कृपया ऐसा मत करो, मैं बिजी हूं। लेकिन साइकोपैथ के लिए योर नो एक्शन चैलेंज। वे टेस्ट करते हैं कि आपका बाउंड्री कितना वीक है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग बिगिंस वेयर बाउंड्रीज एंड। सातवां रेड फ्लैग इंटेंस आई कांटेक्ट, अजीब सा कॉन्फिडेंस। साइकोपैथ्स का आई कांटेक्ट नॉर्मल नहीं होता। वे आपकी आंखों में ऐसे देखते हैं जैसे आपका दिमाग स्कैन कर रहे हों, आपकी वीकनेस ढूंढ रहे हों, आपको पढ़ रहे हों, आपको डाइसेक्ट कर रहे हों। उनकी आंखें वार्म नहीं, शार्प होती हैं, जैसे प्रेडेटर प्रे को देखता है। आठवां रेड फ्लैग सडन स्विच, देखा दे भी, एकदम से 180 डिग्री मूड चेंज। साइकोपैथ मास्क से ऑपरेट करता है, लेकिन जब मास्क गिरता है सामने आता है कोल्डनेस, इरिटेशन, बोर्डम, रेज, कंटेम्प्ट, घृणा। आप सोचते हैं ये वही इंसान है जो अभी 10 मिनट पहले स्वीट था। हां, लेकिन वो स्वीटनेस सा मास्क था। अब बेरी डी पूछते हैं, अगर साइकोपैथ इतना डेंजरस है तो हम सेफ कैसे रह सकते हैं? यह किताब यहां सबसे प्रैक्टिकल हो जाती है। आप साइकोपैथ को चेंज नहीं कर सकते, आप उसे हील नहीं कर सकते, आप उसे समझा नहीं सकते, आप उसे प्यार नहीं दे सकते, आप उसे सही राह पर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वह ब्रोकन नहीं है, वह खाली है, और खालीपन को प्यार नहीं भरता, कंट्रोल भरता है। तो फिर बचाव कैसे? हाउ टू स्टे सेफ, साइकोपैथ प्रूफ योर लाइफ। एक, ट्रस्ट पैटर्न्स नॉट वर्ड्स। साइकोपैथ्स की बातें परफेक्ट होती हैं, लेकिन बिहेवियर इनकंसिस्टेंट। वर्ड शुगर जैसा होता है, पैटर्न ट्रूथ जैसा। 2, स्लो डाउन। साइकोपैथ्स स्पीड पसंद करते हैं, आपका स्लो होना उनकी बिगेस्ट एनिमी है। धीरे चलो, मास्क का क्रैक दिखने लगेगा। 3, नो सेकंड चांसेस। नॉर्मल लोग गलती करते हैं, सुधारते हैं। साइकोपैथ्स मिस्टेक नहीं करते, कैलकुलेटेड एक्शंस करते हैं। आप चांस देते रहेंगे, वह कंट्रोल बढ़ाता जाएगा। 4, ऑब्जर्व देयर एम्पैथी। एम्पैथी टेस्ट करो, किसी जानवर का दुख, किसी स्ट्रेंजर की तकलीफ, किसी हेल्पलेस इंसान की कहानी। अगर रिएक्शन मिसिंग है तो यह कोल्डनेस रियल है। 5, बाउंड्रीज बनाओ और इन्फोर्स करो। साइकोपैथ बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करता है।
अगर आप बाउंड्री होल्ड कर लेते हैं, वह या तो आपसे दूर हो जाएगा या अपना मास्क गिरा देगा। दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए विक्ट्री हैं। 6, कभी अकेले मत डील करो। साइकोपैथ विक्टिम्स को आइसोलेट करता है। उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों का सपोर्ट, फैमिली, कम्युनिटी, थेरेपिस्ट, अवेयरनेस। अकेला इंसान उनका इजीएस्ट टारगेट होता है। 7, लर्न टू वॉक अवे बिना एक्सप्लेनेशन, मैनिपुलेशन, क्लोजर, ट्रैप कॉन्वर्सेशन, इल्यूजन आर्ग्यूमेंट। दे आर प्लेग्राउंड। साइकोपैथ्स शब्दों से नहीं हारते, वे साइलेंस से हारते हैं। अब बैरी डी बताते हैं, जब आप साइकोपैथ से निकलने की कोशिश करते हो, साइकोपैथ से दूर जाना आसान लगता है, लेकिन असल डर वहीं से शुरू होता है। क्योंकि साइकोपैथ सिर्फ इंसान नहीं, कंट्रोल मशीन है, और मशीन तब तक पीछा करती है जब तक उसका टारगेट पूरी तरह खत्म ना हो जाए, इमोशनल, मेंटल या सोशल तरीके से। ऑथर बताता है कि एस्केप फेजेस प्रिडिक्टेबल होते हैं और हर सर्वाइवर इन्हें फेस करता है। साइकोपैथ आपको छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए इंसान नहीं, सप्लाई हो। वो अचानक वापस आएगा। मैंने गलती की, मैं बदल गया हूं, मुझे सिर्फ तुम समझते थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। ये सब झूठ नहीं, टूल्स हैं। साइकोपैथ आपके भावनाओं का उपयोग कर आपको दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है। उनका एम सिंपल होता है, आपको फिर से अपने कंट्रोल डायग्राम में रखना। जब पहला तरीका काम नहीं करता, वो गिल्ट डिप्लॉय करता है। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तुम्हारी वजह से टूट गया, तुम सेल्फिश हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। यहां बैरी डी कहते हैं, गिल्ट इज द साइकोपैथ्स फेवरेट सिरिंज। वो इससे आपकी आत्मा पर इंजेक्शन मारता है और आप वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से भागे थे। अगर गिल्ट भी बेअसर हो जाए, मास्क गिरता है, आप देखोगे इंसल्ट्स, एंगर अटैक्स, थ्रेट्स, ह्यूमिलिएशन, ब्लेम शिफ्टिंग, इमोशनल वायलेंस, ये वो रियल फॉर्म है जो उसने रिलेशनशिप के दौरान छुपा रखा था। ऑथर कहता है, एक साइकोपैथ आपसे तब तक प्यार करता है जब तक आप उसके हैं। जब वह इसे खो देता है तो वह किसी और से भी ज्यादा आपसे नफरत करता है। वो आपकी दुनिया को आपके खिलाफ कर देगा। साइकोपैथ की सबसे पॉइजनस ट्रिक, आपकी छवि खराब करना, दोस्तों, लोगों को मैनिपुलेट करना, फेक स्टोरीज फैलाना, खुद को विक्टिम दिखाना, आपको विलन दिखाना। वो दुनिया से पहले आपको मेंटली आइसोलेट करता है, फिर आपके बारे में कहानी बनाता है। देखो, वो तो हमेशा से ही गलत थी। ये विक्टिम्स को सबसे अधिक तोड़ देता है। लेकिन यह भी एक संकेत है, आप एस्केप कर रही हैं और वो डर गया है। अचानक वो गायब हो जाता है और फिर वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोपैथ समझ जाता है कि आप अब कंट्रोल में नहीं आएंगे। लेकिन याद रखो, ये साइलेंस शांति नहीं, ये प्लानिंग है। वो शांत तभी होता है जब अगला टारगेट मिल जाता है, यानी आप अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रही। बैरी डी सर्वाइवर्स को सबसे पावरफुल रूल्स देता है। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो जस्टिफिकेशंस, नो क्लोजर, नो फ्रेंडशिप, नो लास्ट मीटिंग, नथिंग। साइकोपैथ क्लोजर नहीं देता, क्लोजर ट्रैप है। उनकी हर बात स्क्रिप्टेड होती है, उनका हर इमोशन एक्टिंग होता है। आप ऑब्जर्व करोगे, कंट्रोल टूट जाएगा। आप महसूस करोगे, आप वापस फंस जाओगे, क्योंकि वो कहानी पलट देगा। स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस, रिकॉर्ड ऑफ थ्रेट्स, टाइमलाइन नोट्स। साइकोपैथ तब डेंजरस होता है जब वो खुद को विक्टिम दिखाता है। प्रूफ आपके लिए शील्ड है। वो लूप होल्स ढूंढेगा, आपकी कमजोरी पर खेलेगा, आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस बना लेते हो, मॉन्स्टर पावरलेस हो जाता है। साइकोपैथ कभी बदलता क्यों नहीं? बुक का सबसे अनसेटलिंग फैक्ट, साइकोपैथ का दिमाग एम्पैथी क्रिएट नहीं कर सकता। उनके ब्रेन स्कैन्स में इमोशनल सर्किट्स इनएक्टिव होते हैं। उनके लिए पेन डेटा, पीपल, रिसोर्सेज, मन, इमोशंस, टूल्स, लव्स, ट्रैप्स, समाधान इन रिलेशनशिप्स, कंट्रोल सिस्टम, ट्रस्ट, वीकनेस, बाउंड्रीज, चैलेंज, गिल्ट, ग्लिच, बैन, मैनिपुलेशन, इंस्टिंक्ट। ऑथर लिखता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते जिसका विकार ही उसकी पहचान। साइकोपैथ ब्रोकन नहीं, समासम है, एम्प्टी होता है, और एम्प्टीनेस को कोई थेरेपी नहीं भरती।
जब आप किसी साइकोपैथ से बच निकलते हैं तो आप सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाते, आप अपनी आत्मा भी बचाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदला हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे जबरदस्त हौसला और मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे ही और गहरी, सच्ची और दिमाग खोल देने वाली वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।